आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संगीत संयोजक और संगीतकार राज शर्मा से जयंत पात्रिकर की बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में जो शख्सियत हमारे सामने है वो फिल्म संगीत से जुड़ी है। अब आप सब तो फिल्म संगीत को बहुत पसंद करते हैं, मगर ये संगीत बनता कैसे है? आप जानते हैं, एक संगीतकार होता है जो गीत की धुन बनाता है, मगर इससे काम पूरा नहीं होता। संगीतकार के केवल धुन बना देने से गाना नहीं बनता, क्योंकि उस धुन को सजाना पड़ता है और वो काम करता है संगीत संयोजक यानी म्यूजिक अरेंजर। और वो म्यूजिक अरेंजर म्यूजिशियंस को साथ में लेकर के जिस तरह से संगीत बनाते हैं, उस गीत को पूरा करते हैं, सजाते हैं, और तब एक बढ़िया सा गीत बन करके हमारे सामने आता है। और वो जो सजाने वाला हिस्सा है, उसी के एक नुमाइंदे कह लेंगे हम, एक प्रतिनिधि हमारे सामने हैं, हमारे स्टूडियो में। जी हां, स्वागत करते हैं राज शर्मा जी का। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार, सभी सुनने वालों को मेरा सादर नमस्कार, जयंत जी को नमस्कार और विविध भारती को बहुत बहुत धन्यवाद पहले से। जी। राज जी, करीबी रिश्ता आपका फिल्म संगीत से रहा है जी। और बहुत पुराना रिश्ता है। जी हाँ। तो हम आपके बारे में बहुत विस्तार से जानना चाहेंगे। जी। तो शुरू करते हैं शुरुआत से, यानी आपका बचपन कहाँ बीता? जी। और कैसे रुझान संगीत की तरफ रहा आपका? जी। देखिए, मेरी पैदाइश तो उत्तर प्रदेश की है, आगरा में मैं पैदा हुआ, और फादर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सर्विस में थे। जी। तो मेरी एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई सब मध्य प्रदेश में हुई। उज्जैन से मैंने स्कूलिंग किया, लोकमान्य तिलक स्कूल से। और उज्जैन से ही मेरा संगीत की तरफ रुझान हुआ। पिताजी को गाने का शौकिया। हाँ। तो वहाँ पर एक परांजपे साहब थे, बहुत ज्ञानी, बहुत गुणी। जी। वो मल्हार आश्रम इंदौर के रिटायर्ड टीचर थे। तो उनके यहाँ मैंने तबले की क्लास शुरू की। और एक और पिताजी का मकसद था, ये इधर उधर घूमे नहीं जाए, पूरा स्कूल से म्यूजिक क्लास, ये होता है ना। हाँ। पेरेंट्स का, कि ऐसा बिजी कर दिया। जी। और शौक भी था मुझे रेडियो सुन के उनके गाने सुनना, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। जी हाँ। तो आपके पहले गुरु परांजपे सर थे? परांजपे साहब थे जी। अच्छा, बिल्कुल। और तबला जो पहला वाद्य? हाँ जी, तबला वाद्य सीखा। हाँ। और मुझे सिर्फ उन्होंने दायां दिया पहले तो। अच्छा। अब मैंने कहा, पंडित जी वो बायां, बोले नहीं, पहले ये दायां तो साधो। जी। तो कम से कम 3-4 महीने तो वो दाएं पे ता तिट उसमें निकल गया। जी। अपने श्रोताओं को बता दे, तबले के दो होते हैं, दायां बायां होता है। एक बायां। हाँ जी। और उसे दाएं को चाटी भी कहा जाता है। चाटी बोलते हैं, और उसको डग्गा बोलते हैं। जो होता है वो डग्गा बोलते हैं। जी। तो पहले 4 महीने आपने केवल चाटी दी उसमें। कि पहले ये बोल सब इसके चाटी के बोल पहले क्लियर करो। अच्छा। फिर डग्गे के बोल, कितने तबले में बोल होते हैं सारे बताया, गे तिट त्रक ये सब। तो मतलब मेरी शुरुआत में बहुत अच्छे गुरु थे, मतलब इतना ज्ञान कोई नहीं गुरु देता आजकल, हर एक चीज इतना डिटेल में उन्होंने बताया। अच्छा। फिर वहीं से मैंने एग्जाम दिए भातखंडे के। अच्छा जी, मध्यमा पूर्ण वहां तक किया मैंने उनके पास, परांजपे साहब के पास। जी। फिर पिताजी का ट्रांसफर हो गया, यहाँ जबलपुर आ गए। अच्छा। जबलपुर के पास एक डिंडोरी जगह है, वहां पर आए फादर। अच्छा। तो स्कूलिंग मेरी वहां हुई। हाँ। 11वीं। फिर मैं कॉलेज में जबलपुर आ गया, जबलपुर साइंस कॉलेज में, वहां पर हॉस्टल में रहा। हाँ। तो वहां पर अब कॉलेज फेस्टिवल होते थे, तो वहां आना जाना शुरू हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के फेस्टिवल हो रहे हैं। हाँ। मगर उस टाइम सब शौकिया था, सब जाना अपना यार दोस्तों के साथ वहाँ फेस्टिवल में बजाना। जी। इस तरह से संगीत का धीरे धीरे चढ़ता रहा। और आप अच्छा तो आनंद आता रहा। राज जी एक मंजे हुए परकशनिस्ट हैं। जी। और शुरुआत आपकी तबले से हुई। जी। और उन दिनों में, स्कूल के या कॉलेज के दिनों में, जी। हम केवल रेडियो सुना करते थे। जी हाँ जी। तो हाँ। रेडियो पर बजने वाला कौन सा गाना था जो आपको बहुत ज्यादा पसंद था, ताल की दृष्टि से? हाँ जी। रिदम के एंगल से? जी। उन दिनों हम सुनते थे ये गाना, जैसे होठों पे ऐसी बात,
ये सब गाने सुन के सोचते थे ये बज क्या रहा है, ये ताल कैसा है कहरवा, मगर ये क्या क्या पैटर्न है, पिया तो से नैना लागे रे, ये सब सुनते थे। अब जाके मालूम पड़ा कि पिया तो से नैना लागे रे तो संतूर मास्टर पंडित शिव कुमार जी ने बजाया है जी। हाँ, वो तो पहले शुरुआती दौर में तबला बजाते थे, तो अभी यहाँ आके मालूम पड़ा कि कैसे कैसे गाने हैं, और कोशिश करते थे कि बजाने की उसको। जी हाँ, हमारे इस कार्यक्रम का जो चलन है, जो रवायत है, उसके अनुसार हम आपकी पसंद के गाने भी सुनते चलेंगे, और जिन गीतों के लिए आपने काम किया, जी जी, आपकी सहभागिता रही है, वो भी सुनते चलेंगे। जी जी जी। क्यों ना कार्यक्रम में पहला गाना आपकी पसंद का वो सुने जो आपको कॉलेज के दिनों में बहुत पसंद था। जी 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 हाँ। कौन सा गीत सुनेंगे? मैं सुनना चाहूंगा खयाम साहब का गाना बहारो मेरा जीवन भी संवारो। वाह जी, बहुत सुंदर कॉम्पोजिशन। जी हाँ, उसमें आप देखिए, उसमें पंडित हरि प्रसाद जी की बांसुरी और उस्ताद रईस खान साहब का सितार और जो खयाम साहब की कंपोजिशन है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। जी हाँ, बिल्कुल। आइए अपने श्रोताओं को यही गीत सुनवाते हैं। जी।
राज जी, हम बात कर रहे थे आपके कॉलेज के दिनों की। जी तो आपने तबला सीखा, जबलपुर में ही बीएससी पूरा किया। जी उसके बाद आगे एक सिलसिला कैसे बढ़ा? जी देखिए, उस टाइम ऐसा ये एक होता था कि लड़का इंजीनियरिंग करे या डॉक्टरी करे, तो मैं तो साइंस का था स्टूडेंट, तो मदर चाहती थी ये डॉक्टर बने और मैं पीएमटी की तैयारी में जुड़ गया जी। और हमारे अंकल बायर्स के मैनेजर थे दिल्ली में, तो याद हो ये लड़का डॉक्टर बनेगा या फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होके दवाई बेचेगा। अच्छा। संगीत का तो कुछ ख्याल ही नहीं आया था। हाँ हाँ। फिर एक दिन पिताजी के दोस्त आए, उनके फार्म थे बहुत मध्य प्रदेश में, भोपाल में फार्म्स थे। अच्छा। मोहम्मद नजीर सिद्दीकी मुंबई के थे, उनके फार्म हाउस थे। तो वो फादर को कंसल्टेंट बनाया हुआ था कि शर्मा जी हमको थोड़ा बताते रहिए। अच्छा। हम क्या हमारे लगाएं, हमारे खेतों में क्या है। तो सामने मुझे देखा, अच्छा आपका लड़का है, हाँ आओ इधर बेटे, क्या करते हो, क्या है, क्या शौक है, जैसे अमूमन पूछते ना। जी। मैंने कहा अंकल ऐसा है, अभी ग्रेजुएशन किया है, मेडिकल की तैयारी चल रही, म्यूजिक का शौक है, तबला सीखा मैंने, तबले में विशारद किया। अच्छा। अरे बोले शर्मा जी भेज दीजिए इसको बॉम्बे, अपने सब, मैं तो फिल्म पब्लिसिस्ट हूँ। खयाम साहब, नौशाद जी, जितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं सब आप भेजिए। तो उसके बाद बात आई गई हो गई, वो चले आए मुंबई। और हमारे फादर थोड़े से अकड़ू स्वभाव के थे, एकदम ईमानदार, बोले ठीक है आते हैं ऐसे लोग, बात करके चले जाते हैं। फिर कुछ महीने निकल गए, फिर उन्होंने अपने एक दोस्त नूर अली पीरजादा साहब को भेजा। अच्छा। कि जाओ आप नूर अली भाई और उसको राज को लेके आओ, वो शर्मा नहीं भेजेगा। अच्छा। तो वन फाइन मॉर्निंग वो आ गए। और मेरी तैयारी करके शाम की ट्रेन से हम लोग मुंबई आ गए और जुहू में उनका घर का पता मुझे अभी याद है, प्लॉट नंबर 15, 56, 57 नबूवत विला। अच्छा। वहाँ आए और उन्हीं के यहाँ रुके। और फिर दूसरे दिन उन्हें बोला बेटा किससे मिलना है, बोलो। नौशाद जी, खयाम साहब तो मेरे घर के पास में ही रहते हैं सामने। तो मैंने कहा अंकल जी मैं खयाम साहब से मिलूंगा। तुरंत उन्होंने फोन किया और खयाम साहब ने बोला कि आ जाइए आधे घंटे में ही। तो अब मैं तो घबरा भी गया कि क्या होगा। तो खयाम साहब के यहाँ पहुंचे सिद्दीकी साहब के साथ। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। अच्छा, खयाम साहब ने पूछा क्या करते हो, क्या है, अच्छा ग्रेजुएशन किया है, मगर तुमको ये डॉक्टरी में जाके ये तबला बजाने का शौक कैसे आया? मैंने कहा अंकल जी है, शौक है, यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ता है, अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे तैयार लोग आते हैं, मगर यहाँ फेल हो जाते हैं। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा। तो उनके म्यूजिक रूम में ले गए मुझे। अच्छा। बोले ये अलमारी खोलो, हारमोनियम पड़ा था निकालो। हारमोनियम निकाला, हारमोनियम उन्होंने टेबल पे रखा। फिर बोले वो तबला निकालो। तबला निकाला, मैं नीचे कारपेट पे बैठ गया तबला निकाल के। फिर उन्होंने सुर दिया, ट्यून करो। अच्छा। बोले पहले अपने साज को ट्यून करना आता है, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने सुर दिया। अब सुर दिया, वो मुझे दिख नहीं रहा क्या सुर है, मगर मुझे ट्यून करना है। मैंने ट्यून किया तबला। फिर बोले अच्छा अब मैं एक गाना गाऊंगा, मेरा गाना, अब तुम बजाओ इस पे। तो उन्होंने बहारो मेरा जीवन भी संवारो गाया खयाम साहब ने। अच्छा। और बहुत मीठी सी आवाज थी, हल्की सी आवाज एकदम। और मैं एकदम धीरे धीरे सुन के बजा रहा हूँ। अब बेटा ऐसा है कि मुझे राइट हैंड, दायां चाटी कम चाहिए, बायां लाउड चाहिए। तो उस चक्कर में हाथ रुक जाए। मैंने कहा ये तो मेरे से कैसे होगा। बोले यही है हमारे यहाँ, हमको 3 मिनट में माइक के सामने वहां निकलवानी है पब्लिक से। अब इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट लेफ्ट की अलग अलग प्रैक्टिस। ये है, तुमने ठेका बिल्कुल बराबर बजाया है और मैं खुश हूं तुमसे, मैं तुमको चांस दूंगा और मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ। अच्छा। 9 बजे मैं बुलाऊंगा तो तुमको 9 बजे हाजिर होना है जी। तो मेरी शुरुआत हुई और फिर उन्होंने ठीक है बोले कल आ जाओ सुबह दूसरे दिन जी। 3rd फ्लोर ललित कुटीर में उनका घर था जुहू में। तो दूसरे दिन मैं सुबह 9 बजे पहुंच गया जल्दी तैयार होके। अच्छा। तो वहां देखा तो अमिताभ बच्चन जी बैठे हुए हैं, मुकेश जी बैठे हुए हैं, यश चोपड़ा जी बैठे हुए हैं। अच्छा। मतलब मुझे नहीं मालूम था कौन है, मगर बाद में मालूम पड़ा, वो चेहरे में जानता ही नहीं था कौन है। साहिर साहब बैठे हुए एकदम लंबे से। पता नहीं कौन है सब। जब वो बोल रहे थे आपस में साहिर साहब, यश जी, खयाम साहब, तो मुझे मालूम पड़ा। मैं तो घबरा गया, मतलब हाथ पांव कांपने लगे। तो वो मुकेश जी रिहर्सल करने आए थे कभी कभी गाने की। अच्छा। उस टाइम रिहर्सल करने आते थे सिंगर्स। और फिल्म स्टार्सों को भी
आते थे, मतलब उनकी भी, अमिताभ बच्चन साहब की बहुत बड़ी फिल्म थी, तो वो भी म्यूजिक सिटिंग में आते थे अच्छा, कभी कभी। अच्छा, तो इस तरह से मेरे शुरुआत हुई वहाँ उस गाने से। तो जी वो हाँ। मशहूर फिल्म के इस टाइटल सॉन्ग से जी आपकी जो है जी हाँ, पहली सिटिंग उसकी रही। पहली सिटिंग थी वो। जी। जी हाँ जी, बिल्कुल। आप राज जी कभी कभी का जो टाइटल सॉन्ग है जी उसकी हाँ। सिटिंग के बारे में हमें बता रहे थे, जी कुछ हाँ, खास जी। किस्सा उस वक्त हुआ था। जी हाँ, जी हाँ। वो हमारे गॉडफादर खयाम साहब का ऐसा था कि शब्दों की अहमियत को पहले समझते थे वो। जी। और फिर तो बोलते थे कि राज ऐसा ठेका होना चाहिए कोई भी गाने का, हाँ। जिसमें स्पेशली शायरी जिसमें हो बेस, तो जी। उसको डिस्टर्ब ना हो। तो इसमें मुझे चाटी नहीं चाहिए, हाँ। तबले का तुन मिला के इस टाइप से कुछ ऐसा ठेका बजाओ। हम्म, तो हमने वो सुर में इसको, शाही को मिलाया सुर में, और उसको तुम तक तुम टिटिक तुम तक तुम टिटिक ये ठेका बनाया। तो बहुत अच्छा लगा उनको। हाँ, हाँ, और उनके मिसेज हमारी जो गुरु माता जगजीत कौर जी को भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। मगर बाकी लोगों को ऐसा लगता था नहीं, पता नहीं क्या है उसमें, ऐसा हुआ। तो अब जब रिकॉर्डिंग की स्टेज पे पहुंच गए, हाँ। तो यश चोपड़ा का गाना था जी। पूरा भरा हुआ, 70-80 म्यूजिशियन, ये वो बड़े से बड़े इंडस्ट्री के रिदम के किंग, लाला सत्तार जी उस टाइम, इकबाल भाई, ये सब बड़े। तो अब कोई कह नहीं पाता था, मगर वो वहाँ पर एक नारियल फोड़ने के लिए एक बहुत बड़े संगीतकार आए हुए थे हिंदुस्तान के। अच्छा। अब तो नहीं है, मरहूम है। तो उन्होंने यश जी को बोला कि यश जी, एक किस तरह का रिदम रखा है, तुम टक तुम टक टक तुम अच्छा। टक तुम। यश जी बोले अच्छा जी, किस तरह रखा जाए? हाँ। बोले कभी का दिखता चिट्टा चिट्टा ढिंगता ढिंगता चिट्टा हाँ। टाक टाक ता ढिंग हाँ। टच ढिंगा ढिंग। उन्होंने बोला हाँ बात तो सही है, इतने बड़े बड़े रिदमिस्ट इंडस्ट्री के आए हुए हैं। खयाम साहब को बुलाया, खयाम साहब है जरा रिदम चेंज हो सकता है गाने का? अच्छा। पंजाबी में ही बात करते थे ना। हाँ, बोला, हाँ, हाँ। बोले खयाम साहब बोले नहीं नहीं, यही रिदम रहेगा इसका गाने का, यही मादल तबले का ये धुन, और ये सब बजाएंगे, सब बाया बजाएंगे। मुझे जो मेरा कंसेप्ट है यही है। हाँ। इस लड़के ने जो फील दिया है इस गाने में, मेरा नाम लेके यही होगा। और यश जी ये गाना नहीं चला तो आप मेरे इंस्टॉलमेंट में से पैसा काट लेना, रिदम तो आज इसी में रिकॉर्ड होगा। अच्छा। तो वो गाना देखिए सुपर हिट हो गया। सुपर हिट हुआ। तो मुझे याद आता है वो वाकया कि जी, कैसा जी। कैसा होता है। हाँ। जी। चलिए यही गीत जी। हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, कभी जी। कभी फिल्म का टाइटल सॉन्ग। जी जी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू
सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही। उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। राज जी, आपने जैसा बताया कि कभी कभी फिल्म की इस टाइटल सॉन्ग की सिटिंग से आपकी शुरुआत हुई। जी। मैं कहूंगा प्रोफेशनल लाइफ आपका एक तरह जी से हाँ, शुरू प्रोफेशनल हुआ। लाइफ। जी जी हाँ। अब आगे खय्याम साहब की बहुत सी फिल्मों में आपने जी हाँ, जी एक हाँ। सहायक संगीत निर्देशक के रूप में जी हाँ। और म्यूजिशियन के रूप में जी हाँ, जी हाँ। आपकी सहभागिता रही है। जी। तो और किस फिल्म के गीत की सिटिंग के बारे में और उसके हाँ। संगीत निर्देशन के किसी जी। पहलू के बारे में आप जी, हमें जी। बताना चाहेंगे? हाँ जी। फिर उसके बाद यश जी की त्रिशूल हुई शुरू, जी नूरी हुई। हाँ नूरी पिक्चर तो खय्याम साहब की ही कहानी थी, खय्याम साहब की स्टोरी थी। हाँ। उसमें पार्टनरशिप में यश जी के साथ बनाई थी। जी और जानिसार अख्तर साहब के गाने थे उसमें लिखे हुए, मरहूम हाँ। बहुत अच्छे उसमें थे। तो अब उसमें त्रिशूल का एक गाना था, साहिर साहब ने लिख के दिया था। तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने, ताकि तू जान सके कितने संगीन मराहिल से तेरी माँ गुजरी। तो खय्याम साहब बोले ये कैसी अजीब सी बहर है, समझ में नहीं आ रही कैसे किस ताल में आएगी, क्या है होगी। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग बैठे थे, म्यूजिक सेटिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा पापा जी, खय्याम साहब को पापा जी बोलता था, जी देखिए ये ताल रखते हैं, धा टिक ता दिन दिन धा, इसमें देखते इसमें शायद अच्छा बन जाएगा। तो खय्याम साहब ने क्या बढ़िया वो गाना Appreciate बनाया। किया। हाँ, हाँ। अप्रिशिएट किया बोले। जी। फिर वो गाना बहुत अच्छा बन गया था। हाँ। तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने, ताकि तू जान सके कितने संगीन मराहिल से तेरी माँ गुजरी, तू मेरे साथ। ये तो खय्याम साहब का कहना था कि धड़कन है। हाँ। ताल एक धड़कन होती है राज बेटा, बिल्कुल। सुर और ताल दो ही चीजें हैं। धड़कन होती है तो वो धड़कन जब तक लोगों के दिल को धड़काएगी नहीं, जब तक वो गाना मशहूर नहीं होता। बिल्कुल। तो चलिए यही गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं जी। और फिर आगे बढ़ेंगे। जी। तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने, तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने, ताकि तू जान सके तुझको परवान चढ़ाने के लिए कितने संगीन मराहिल से तेरी माँ गुजरी, तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने।
खयाम साहब के साथ में और कई फिल्मों में राज जी आपने काम किया है जी। तो और किस फिल्म के बारे में आप बताना चाहेंगे, किसी फिल्म के गीत के बारे में बताना चाहेंगे? जी। और कौन सा एक खास किस्सा जी हमारे श्रोताओं के? देखिए, खयाम साहब के साथ मैंने बाजार, थोड़ी सी बेवफाई जी, उमराव जान। हाँ। उमराव जान के टाइम तो बहुत रिसर्च करते थे हम लोग। हाँ। ऐसा सब्जेक्ट था। और आपको वो शायद ना मालूम हो, ये खयाम साहब ने मेरे लिए उर्दू टीचर रखाया था। अच्छा। उर्दू सीखता था मैं, क्योंकि सारे लोग उर्दू में गाना लिख के देते थे। हाँ। तो मेरी उर्दू की क्लास हुई और मैं उर्दू सीखा जी। तो उसके लिए बुक्स हमने मंगाई उमराव जान के बारे में। अच्छा। तो हम इस तथ्य पे निकले कि उमराव जान अदा जो थी, हाँ, वो नर्तकी ना होके मशहूर शायरा थी। वो बहुत अच्छी शायरा थी। हाँ। और उनकी महफिल में बड़े बड़े नवाब लोग उनके कलाम को सुनने आते थे। हाँ। तो बेसिकली इसका बोले रिदम कुछ ऐसा रखा जाएगा कि कोठे का टच ना आए, कोठे ना होके, हाँ, मतलब जैसे आम नर्तकी होती है वो ना रखे, एक डिसेंसी से किया जाए। तो उसके ऊपर रिसर्च रख के हमारे जो अनिल मोहले जी ने म्यूजिक किया था और हम लोग बैठ के अरेंजमेंट किया था, बैठ के पूरा एक एक पीस घर में बनाए गए थे। हाँ। घर में बैठ के हारमोनियम पे, और एक एक ठेके और उसके जो टीए टुकड़े जी, एकदम सोफिस्टिकेटेड और डिग्निफाइड ने। हाँ। तो उससे बहुत नॉलेज मिला कि किस तरह से देखिए गाने की सजावट होती है। जी, बताया जाता है कि दिल से क्या है आपने उस गाने की कई महीनों तक प्रैक्टिस चली। महीनों तक हुई थी उसकी, 6-7 रिहर्सल हुई थी। हाँ। एक हफ्ते में हम लोग आशा दीदी के यहाँ जाते थे। हाँ। पैडर रोड। हाँ। फिर अगले हफ्ते आशा ताई इधर खयाम साहब के आती थी। अच्छा। फिर ऐसा हर हफ्ते ऐसे 5-6 हफ्ते रिहर्सल हुई जी, तब जाके वो गाना रिकॉर्ड हुआ जी। और उसमें आप देखिए, उसमें घुंघरू भी इतना प्रिसाइज बजा है। हाँ। एक होता है ना घुंघरू आम चंग 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 बज रहा है जी, मगर उसमें आप घुंघरू की बीट भी देखिए, इतना परफेक्ट बजी है, जो कि हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े परकशनिस्ट भज्जी लाड जी, अच्छा, हाँ, उन्होंने बजाया था घुंघरू उसमें। हाँ। वो हैं अभी रिटायर्ड हो गए, मगर उनका बजाया हुआ आप एक एक चीज उसमें इतनी क्रिस्टल क्लियर थी। और सुल्तान खान साहब सारंगी नवाज और अशोक शर्मा जी सितार बजाते थे। बहुत ऐसा, मतलब वो यादें ही रह गई हैं साहब। बिल्कुल जी, इस तरह का म्यूजिक क्रिएट हुआ। इस गीत का जिक्र हुआ है तो उमराव जान का यही गाना जी हम अपने श्रोताओं को नजर करते हैं। जी। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान दीवा
दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान राज जी, अब अपने इस संगीत के सफर में जो आपका अनुभव रहा है, कोई खास अनुभव हमसे आप साझा करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? हाँ, मैं एक बहुत ऐसा अनुभव आपको सुनाना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में जब भी मैं याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी जी। मेरी पहली मुलाकात मरहूम रफी साहब, इतने बड़े सिंगर के साथ मेरी पहली मुलाकात जो हुई थी, हाँ, महबूब स्टूडियो में, गाना रिकॉर्ड होना था चंबल की कसम का। अच्छा। और उसमें डुएट था रफी साहब का और लता जी का। तो हम लोग खयाम साहब और मैं म्यूजिक रूम में, जो सिंगर्स कैबिन होता है उसमें बैठे हुए थे। अच्छा। तो रफी साहब का आगमन हुआ, हम खड़े हो गए, मिले उनसे। रफी साहब ने मेरी तरफ देखा, पहली बार देखा मुझे, तो खयाम साहब ने बोला, पंजाबी में बात करते थे, ऐ रफी, ये राज शर्मा आएगा, भोपाल से आया है, ग्रेजुएट है, तबला बजान वास्ते मेरे को असिस्टेंट हुआ है। तो मैं खड़ा हुआ, उनके चरण पकड़ने लगा तो बोले, नहीं पुत्र, चरण ना पकड़, कलाकार दी जगह पैरों विच नहीं होती है, हाँ मेरे गले लग जाए, थे दिल में होती है। देखिए, इतने बड़े सिंगर ने अपने पाँव नहीं छूने दिए और मुझे बोला कि कलाकारों की जगह हृदय में होती है, मेरे गले लग जा। क्या बात है। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि इतने बड़े सिंगर, मतलब दुनिया के जाने माने सिंगर, इतने बड़े रफी साहब ने मुझे पाँव नहीं छूने दिए। और वो मुलाकात थी और वो गाना मैंने बजाया, चिमटी हुई ये घड़ियां, लता जी के साथ। और दीदी आई, रिहर्सल हुए, और वो नायाब गाना है। और मैं जब भी वो गाना बजता है तो मैं याद करता हूँ कि देखिए, इतने बड़े रफी साहब थे, इतने प्यार करते थे कलाकारों को, और मुझे गले से लगा लिया उन्होंने। वाह। तो मुझे लगता है यही गीत अब श्रोताओं को आप सुनवाना चाहेंगे। बिल्कुल, ये सुनाएं जरूर, चिमटी हुई ये घड़ियां। आइए सुनते हैं। इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाएं, इस रात में मर जाएं, सिमटी हुई घड़ियां। अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें उभर जाए, सिमटी
तक ना पहुंच पाए, तारों में बसी चलकर धरती में उतर जाए, धरती में उतर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए, कुछ जख्म तो भर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, अपनी है वही सांसें जो साथ गुजर जाए, जो साथ गुजर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। चंबल की कसम फिल्म का ये कसम, गीत हाँ श्रोताओं को हमने सुनवाया राज जी। जी। और शाहिद कौन साहब ने सा लिखा था, ये भी शाहिद लुधियानवी ये साहब भी ने। साहिर साहब की रचना? जी जी, जी हाँ। और कौन सी खास बातें आप हमसे साझा करना चाहेंगे आज? और भी मैं एक बहुत अच्छी बात साझा करना चाहता हूँ। जी जी। थोड़ी सी बेवफाई की रिकॉर्डिंग चल रही थी, अच्छा। तो मुहूर्त होना था। हाँ हाँ। तो गुलजार साहब ने गाना लिखा था, बड़ी वफा से निभाई तूने हमारी थोड़ी सी बेवफाई, हाँ और किशोर दा को फाइनल किया था। जी। तो किशोर दा को कंफर्म करने के लिए आप कल आएंगे, तो उसके पहले घर में एडवांस देने पहले जाना पड़ता था। अच्छा। जी हाँ हाँ, उस टाइम तो मैं दादा के यहाँ गया लिफाफा लेके, तो दादा बोले अच्छा च्यवनप्राश ले आया? पैसे तो च्यवनप्राश च्यवनप्राश ले आया? मैंने कहा हाँ दादा। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बता कैसी कंपोजिशन है, कुछ फंसाने वाला गाना तो नहीं है? अच्छा। और तेरे जो गुरु हैं बहुत खतरनाक कंपोजर है। मैंने कहा दादा थोड़ा गाना कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत उतार चढ़ाव है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा तो ऐसा करो शाम को उनको अपने गुरुजी खयाम साहब को ले आओ मेरे पास, और अपन इसके रिहर्सल कर लेंगे। मैंने कहा दादा बहुत अच्छा रहेगा। फिर हम शाम को खयाम साहब और हम किशोर दा के घर गौरी कुंज आए, और उन्होंने इस गाने की रिहर्सल की, बड़ी वफा से निभाई तूने। तो आप देखिए क्या उन्होंने इसमें अपने सुर बिखेरे हैं और अपनी पूरी जान डाल दी है दादा ने। बेमिसाल गाना तो बेमिसाल गाना है, और गुलजार साहब ने इतना अच्छा लिखा है। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि इतने हिट गाने मुझे बजाने का सौभाग्य मिला, और खयाम साहब ने मुझे अपने बेटे जैसा रखा, बेटे जैसा पाला। यही बोलता हूँ मैं, पाला मुझे, और मुझे रास्ता दिखाया। तो आप ये गाना जरूर सुनाएं, और इसका एक एक म्यूजिक पीस सुने। सब ये खयाम साहब ने इसके म्यूजिक पीस कंपोज किए हैं। जी जी जी। इसमें कोई अरेंजर ने पीस नहीं किया था, पूरे खयाम साहब के पीसेस हैं सब वायलिन के। तो ये सुनते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये शीर्षक गीत। जी। हजार राहें मुड़ के देखी,
जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे, जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अभी वहीं पड़े हैं। हम अपने पैरों में जाने कितने, हम अपने पैरों में जाने कितने भंवर लपेटे हुए खड़े हैं। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। कहीं किसी रोज यूं भी होता, कहीं किसी रोज यूं भी होता, हमारी हालत तुम्हारी होती। जो रात हमने गुजारी मर के, जो रात हमने गुजारी मर के, वो रात तुमने गुजारी होती। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। तुम्हें ये जिद थी कि हम बुलाते, हमें ये उम्मीद वो पुकारें। है नाम होठों पे अब भी लेकिन आवाज में पड़ गई दरारें। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। हमारी थोड़ी सी बेवफाई। राज जी, आपका खयाम साहब के साथ एक जी। लंबा दौर आपके जी हाँ। करियर का जी रहा हाँ। है, जी हाँ। मगर फिर आप बाकी संगीतकारों की ओर मुड़े और जी हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खास तौर से बाकी वाद्यों की तरफ भी आप मुड़े। जी हाँ। बाकी अलग अलग तरह के ताल वाद्य भी आप बजाने लगे। जी हाँ। जी मगर हाँ। ये बदलाव किसकी वजह से आया? ये मैं बताता हूँ क्या हो रहा था। खयाम साहब मेरा नाम भी स्क्रीन में देने लगे थे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्शन में। जी। सब फिल्मों में मेरा नाम आने लगा था मेरी मेहनत देख के। मगर पिक्चरें उन्होंने धीरे धीरे बोले कि मेरी पसंद का शायर होगा, मेरे पसंद का सिंगर होगा। अच्छा। तो अपनी शर्तों पे करते थे। हाँ। इस तरह से कोई प्रोड्यूसर नहीं मानते थे। धीरे धीरे वो पिक्चरें छोड़ने लगे। अच्छा। तो हम लोग शाम को बैठते थे, जगजीत जी, उनका बेटा प्रदीप बोलते थे आप पिक्चरें क्यों छोड़ रहे हैं? बोले नहीं, मैं अपने ढंग से काम करूंगा। तो इस तरह से फिर मुझे एक बहुत ही इंडस्ट्री के नामी म्यूजिशियन
जी। ढोलक प्लेयर श्री उदय कुमार दुबे जी ने हाँ, हाँ। मुझे बुलाया अपने पास और बोले बेटा तुम अच्छे हो, गुणी हो, अच्छे बजाते हो, तो तुम अब हर जगह काम करो। ये देखो ये इंडस्ट्री में मालूम पड़ जाता है, ये देखो पिक्चरें छोड़ रहे हैं, हाँ। इनके पास काम कम है। हाँ। और एक संगीत बजाने वाला म्यूजिशियन का रोजी रोटी इसी से चलती है, बिल्कुल, है ना। तो फिर इस तरह से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया हाँ। और मुझे ढोलक सिखाई, अच्छा, टफली, मादल, डफ, हाँ। ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में सिखाया पूरा, किस तरह से क्या टेक्निक होती है। जी। मेरे गुरु हैं वो। फिर और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। ओपी नैयर जी के साथ थे असिस्टेंट, एसडी बर्मन साहब के साथ थे, जी। आरडी बर्मन जी के साथ थे, सभी जगह थे, बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर। उन्होंने बहुत मुझे ज्ञान दिया और मेरा सिलसिला शुरू हो गया। फिर मुझे वो सलील दा के यहाँ ले गए, चित्रगुप्त जी के यहाँ ले गए, हाँ। जयदेव जी के गाने बजाए मैंने, जी। कल्याण जी भाई के गाने बजाए। इस तरह से मेरा सिलसिला शुरू हो गया। हाँ। और देखिए आर्ट से खुश होकर फिर सब म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हैं हाँ भाई इसको डेट दो, इसको बुलाओ, इस लड़के को बुलाओ मेरे हमारी रिकॉर्डिंग में। अच्छा। इस तरह से मेरा सिलसिला शुरू हो गया और मैंने फिर ढोलक भी बजाना शुरू कर दी, डफ, परकशन और तबला तरंग भी बजाया मैंने। अच्छा, हाँ जी। तो इसके लिए श्रेय जाता है हमारे दत्ता दाऊजेकर जी को। हाँ, हाँ। दत्ता दाऊजेकर जी बहुत पुराने संगीतकार और जिन्होंने लता दीदी को पहली चांस बार, दिया था। हाँ, हाँ। तो उन्होंने मुझसे इंसिस्ट किया मिलाओ तबला। अच्छा। संगीत का गाना था, फिल्म संगीत का, आनंद मिलिंद का गाना। मुझे तबले मिलवाए हाँ। पूरे राग में और वो जल तरंग बजा रहे थे खुद। अच्छा। उसमें घुंघरू तरंग, जल तरंग, तबला तरंग, ऐसा पूरा कुछ था। ओहो। तो मुझे कॉन्फिडेंस दिया और मैंने बजाया और फिर कई सारी फिल्मों में जल तरंग और एक के साथ ये सब मुझे बजाने का मौका मिला। हाँ। तो ये क्रेडिट जाता है मेरे गुरुदेव उदय कुमार जी को, जिन्होंने मुझे इस तरह से हर फील्ड में, हर रंग में किस तरह से कैसे गाना सजाना है, किस तरह से क्या वाद्य होता है, इसकी ट्यूनिंग क्या होती है, कैसे क्या होता है, सारा कुछ मुझे सीखने को मिला। संगीत पक्ष की एक और बात करते हैं कि संगीतकार धुन बना लेता है, जी हाँ, मगर म्यूजिक अरेंजर जो होता है, संगीत संयोजक, जी हाँ, वो तय करता है कि इसमें कितना रिदम सेक्शन में क्या क्या रहेगा, बिल्कुल, और स्ट्रिंग सेक्शन में क्या क्या रहेगा। जी हाँ, जी हाँ। तो आप रिदम सेक्शन कई गीतों के लिए संभाल चुके हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ये कैसे तय होता था कि तबला बजेगा या ढोलक बजेगा? जी हाँ, ये धुन किस तरह की बनी है? हाँ। फोक बेस्ड है, हाँ, कि मॉडर्न शहर की है, हाँ। गाना लंदन में पिक्चराइज हो रहा है कि कहीं इंडिया के गांव में हो रहा है। अच्छा। इस तरह से सब चीजें हमको जानना पड़ती थी। ओके। उस हिसाब से हम लोग चयन करते थे कि इसमें इंडियन म्यूजिक लाएं। अंतरे में कहीं हीरो हीरोइन लंदन पहुंच गए तो अंतरे में वेस्टर्न हो जाता था। ऐसे सोच के बहुत स्टडी करनी पड़ती थी। हाँ, हाँ, और संगीतकार एवं डायरेक्टर भी बैठते थे। अच्छा। वो एक्सप्लेन करते थे सिचुएशन। हाँ, इस तरह से हमारी सिचुएशन ये है। हाँ। तो उस हिसाब से बैठ के हम उसको डिजाइन करते थे कि भाई इसमें म्यूजिक में बोंगो कॉन्गो और ये अंतरे में ये बजेगा। हाँ। इंडिया उसमें जब साइन में वो हीरो हीरोइन इंडिया आ गए तो वो तबला ढोलक बजेगा। इस तरह से करके डिजाइन करते थे। अच्छा। फोक है कोई पंजाबी तो पंजाबी ढोल बजेगा, मटका बजेगा, डफ बजेगा। इस तरह से हम लोग सजाते थे गाना। और अभी भी कर रहे हैं। और आमतौर पे जितने प्रचलित ताल है, जी हाँ, वो उन तालों पर ही गीत आधारित होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। मगर कई बार गीतों के लिए एक नया ताल बनाया जाता है। जी हाँ, जी। एक रिदम पैटर्न बनाया जाता है। जी हाँ, जी हाँ। ऐसा कभी आपको करना पड़ा होगा? हाँ जी, किसी गीत के ऐसा भी होता वो था। कौन सा गीत? अभी देखिए एक 7-8 ताल है, जगजीत जी का गाना था जी। उसका गाना था देख लो आज हमको जी भर के। अच्छा। जी हाँ। तो उसमें 7-8 ताल में हमने तबले और उसमें आप देख लो आज हमको जी भर के में सिर्फ 4 म्यूजिशियन थे। आप बिलीव नहीं करेंगे। हाँ। एक तबला, हाँ। एक वाइब्रोफोन, एक सॉन्ग वायलिन और एक गिटार। जी जी। और वो गाना इतना बढ़िया हुआ। 7-8 ताल से आपका क्या मतलब? मतलब वो 7 और 8 मात्रा में? हाँ, 14 मात्रा, दीपचंदी था। अच्छा। डिंग ता डिंग टक टक डिंग ता डिंग ता ता डिंग। क्या बात। ता तो ता। कार्यक्रम के इस मोड़ पे जी। क्यों न यही गीत अपने जी, श्रोताओं को सुनवा दें। जी जी। देख लो आज हमको जी भर के
देख लो आज हमको जी भर के फिर हम उठने लगे बिठा लो तुम फिर बिगड़ जाए हम मना लो तुम देख लो आज हमको जी भर के प्यार इतनी तुम्हें दिलाते जाए पान कल के लिए लगाते जाए देख लो आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संगीत संयोजक और संगीतकार राज शर्मा से जयंत पात्रिकर की बातचीत का पहला भाग। भर के इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले सप्ताह। कोई आता चलने से पहले आपको बता दें मारे इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंतल। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। जी भर के आज के मेहमान।